हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस करा था और आज अपन, हालांकि मेंडल लॉ मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार मैं वापस से आपको इस थोड़ा सा उसकी हिंट दे रही हूँ। तो अब यहाँ देखो, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहली बात तो इनहेरिटेंस मतलब है कि वंशागति। ये जो है नियम, ये नियम किस पे बनाए गए हैं? वंशागति पे। अब फर्स्ट जो लॉ है वो लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस की फर्स्ट जनरेशन में या प्रथम पीढ़ी में जो कैरेक्टर आएगा वो कैरेक्टर डोमिनेंट होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसी को, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था टॉल और ड्रॉफ लेके, तो F1 जनरेशन में 100% टॉल थे लेकिन हाइब्रिड थे। उनमें कैरेक्टर था रिसेसिव का, लेकिन थे कैसे, यानी फिनोटाइप उसका कैसा था? टॉल का, लंबे का। अब यहाँ पे इसी, जैसे अगर आपका क्वेश्चन भी आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो आप केवल प्रथम पीढ़ी तक, फर्स्ट जनरेशन तक उसको करके छोड़ दोगे और उसमें बता दोगे कि इसमें 100% टॉल प्लांट्स मिले, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? टॉल है। और अगर अपन जीनोटाइप देखते हैं तो वो क्या है? हाइब्रिड है। एक कैपिटल टी, एक स्मॉल ट्री, यानी कि हीट्रोजीनस उसकी एलिल है, युग्म विकल्प उसकी कैसी है? विषम। तो यहाँ तक आप करके कर दोगे। फिर अपन इसके अगर देखें तो ये जो है, ये वाला जो लॉ है वो कहाँ पर ज़्यादा यूज़ हुआ? हम जैसे अभी आप जब जेनेटिक डिजीज़ वगैरह पढ़ोगे तो डायबिटीज़, कलर ब्लाइंडनेस, इन डिजीज़ में इसको यूज़ किया जाएगा। और उससे हमें पता लग जाता है कि अगर ये डिजीज़ F1 जनरेशन में आ रही है तो डोमिनेंट है, और नहीं आ रही है तो वो कौन सी है? रिसेसिव है। तो इस तरीके से जो है इन ऐसी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए ये वाला लॉ है वो काम में आता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, इसलिए इस लॉ को अभी इतना ज़्यादा फेमस नहीं मिला है। यानी जो सेकंड लॉ है वही लॉ अभी यूनिवर्सल है, बाकी इनके 3 में से 2 लॉ हैं वो अब इस समय जो है वैलिड नहीं माने जाते। अब सेकंड जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी। ये जो है ये आज भी सही है कि जब एलिल्स डिवाइड होती हैं, यानी युग्म विकल्प डिवाइड होते हैं, तो वो अपना इंडिविजुअल कैरेक्टर शो करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल था, तो यहाँ जब जैसे मान लो कि F1 जनरेशन को जब अपन सेल पॉलिनेटेड कराते हैं तो दोनों की गैमेट्स अलग हो जाती है, और गैमेट अलग होने के बाद में फिनोटाइप हमें कैसा मिलता है? फिनोटाइप हमें मिलता है 3:1, यानी कि 75% और 75% कैसे टॉल है, जबकि 25% वहाँ पर कैसे हैं? ड्रॉफ। तो ये हो गया। और अगर हम जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप क्या मिलता है? 1:2:1। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बिल्कुल जेनेटिकली हमें पता चल रहा है 25% प्योर डोमिनेंट है, 50% हमारे पास हाइब्रिड टॉल है, और 25% हमारे पास में होमोजीनस कौन से हैं? ड्रॉफ रिसेसिव वाले। तो वो भी कौन से? प्योर है। तो ये हमारा वैलिड है। और इसलिए, और क्योंकि इसी लॉ के अकॉर्डिंग कई चीज़ें सामने आई, जैसे जीन थ्योरी है। जीन जो है एक यूनिट है हेरिडिटी की। फिर जीन है वो कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। फिर ये प्योरिटी है। तो इस तरीके से इसके जो है बहुत सारी चीज़ें इस लॉ से बाहर निकल के आई। तो आपके बुक में जैसे 4 पॉइंट दे रखे हैं कि इसके इस लॉ से ही पता लगा, या इससे डिस्कवरी हो गई कि भाई जीन, या क्योंकि मेंडल ने तो फैक्टर कह के छोड़ दिया था, लेकिन बाद में जब डिस्कवरी हुई जीन की तब हमें पता लगा कि इन सब के पीछे अगर कोई है तो वो क्या है? जीन। कंट्रोल भी करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन भी ले जाता है। तो इस तरीके से जो है जीन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर निकल के आई इस लॉ से। इसलिए ये आज भी यूनिवर्सल लॉ के रूप में या प्योरिटी के रूप में यहाँ पर हम उसको यूज़ करते हैं। अब हमारे पास में तीसरा है। तीसरा हमारा कौन सा है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो कल मैंने आपको एग्जांपल डाई हाइब्रिड वाला बताया था। तो डाई हाइब्रिड में जब हम F2 जनरेशन देखते हैं तो F2 जनरेशन में हमें 6
3:3 जो बीच में आपको बताए थे, 6 ऐसे 16 में से 6 ऐसे हमें मिल रहे थे जो कि पेरेंट्स से रिलेटेड नहीं थे, पेरेंट्स के कॉन्ट्रास्ट थे। तो उसमें एक कैरेक्टर डोमिनेंट का था और एक रिसेसिव का था। तो इस तरीके से वो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, तो वो असॉर्टमेंट हमें इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में मिला। लेकिन ये लॉ भी जो है यूनिवर्सल नहीं हुआ, क्योंकि मॉर्गन ने जो है क्रोमोसोमल थ्योरी भी आपके आगे आएगी, गुणसूत्रीय सिद्धांत, तो उसमें मॉर्गन ने जो है एक ड्रोसोफिला में क्रॉस करवाया था, और वो इसका एक्सेप्शन भी है थर्ड लॉ का। जब अपन लिंकेज पढ़ेंगे तो थर्ड लॉ का जो एक्सेप्शन है वो क्या है, लिंकेज थ्योरी, और वो दी थी मॉर्गन ने। तो जब उन्होंने ड्रोसोफिला के बीच में क्रॉस कराया, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो वहाँ पे लास्ट में रेशो मिला 15:1, यानी केवल एक ही उसमें जो है वो रिसेसिव मिला, बाकी 15 कैसे मिले, हाइब्रिड मिले। तो वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला लॉ भी इसीलिए जो है वैलिड या यूजफुल, या आप कह सकते हो कि आज भी हम उसको एज ए यूनिवर्सल यूज़ नहीं करते। फिर हमारे पास में ये तीनों लॉ हो गए। फिर इन लॉ के बाद में अब हम थोड़ा सा मेंडल का पढ़ लेते हैं कि मेंडल के इन तीनों लॉज जो हैं, इन तीनों लॉज का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, कि कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं या इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो सबसे पहला फ़ायदा तो हमें क्या पता लगा कि डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में हमें पता लगा कि डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है। तो ये कैरेक्टर पहले हमें नहीं पता थे, बस हम मानते थे। तो इस तरीके से जो है सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है, वो सिग्निफिकेंस क्या है कि डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में पता लगा। दूसरा वाला क्या है कि इससे क्लासिफिकेशन में भी बहुत पता लगा। जैसे आपको पता है कि जब आपने 11th में पढ़ी है टैक्सोनॉमी, तो उसमें सबसे लास्ट में जाके हम क्या करते हैं, जेनरा, और जेनरा के बाद में हमारे पास में क्या आता है, स्पीसीज़। तो स्पीसीज़ जो होती है वो जेनरा, जैसे मान लीजिए कि 100 हैं, तो स्पीसीज़ उसकी लाखों में है। तो वो जो स्पीसीज हैं, वो स्पीसीज डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर के आधार पे अपन ने क्लासिफाइड की। अब जैसे मान लीजिए एक आम का पेड़ अपने राजस्थान में, एक वही जो जीनस है वो उत्तर प्रदेश में, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, चाहे आप एनवायरनमेंट का मान लो या किसी चीज़ का मान लो, तो वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, स्पीसीज अलग कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है, इस स्पीसीज का डोमिनेंट और रिसेसिव से जाके पता लगा। तो दूसरा इसका जो सिग्निफिकेंस था वो कहाँ था, क्लासिफिकेशन में। तीसरा, इसको जो हम डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी या इम्यूनिटी हम डेवलप कर रहे हैं, वो इम्यूनिटी भी हम किससे डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर हमें जो भी डिज़ायरेबल, जो भी वांछित कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को लेने के लिए हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। तो इससे हमें ये भी फ़ायदा हुआ कि हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस कर सकते हैं वैरायटी को। तो ये एक और सिग्निफिकेंस मिला। और यही चीज़ जैसे प्लांट्स में हम करते हैं, वैसे ही एनिमल्स में भी हम कर रहे हैं। जितने एनिमल्स वगैरह हैं, मिल्क वाले एनिमल हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, तो उन एनिमल्स में हम ऐसी वैरायटीज़ डेवलप कर रहे हैं। जैसे काऊ है तो हाई मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर एक काऊ ऐसी रोज़ी बनाई है जिसमें ऐसा मिल्क का प्रोडक्शन किया गया है जो कि ह्यूमन जो मिल्क है उस मिल्क से रिलेटेड है। तो हम अपने भी बच्चे को उस गाय का दूध पिला सकते हैं, और उस दूध में वही एंटीबायोटिक और एंटीजेंस हैं जो फीमेल मिल्क में, ह्यूमन की फीमेल मिल्क में होते हैं। तो इस तरीके से जो है इन वेराइटीज़ को डेवलप करते हैं। तो ये आज आपका मेंडल का कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास में एक अच्छा सा वो है, और वो इम्पॉर्टेंट भी है, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। इसमें बच्चे जो है अक्सर थोड़ा सा कंफ्यूज भी करते हैं। देखो, बैक मतलब होता है, वैसे हिंदी में देखो तो पीछे। तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम दोनों की डेफिनेशन लें, तो डेफिनेशन में हम दोनों में ही बैक क्रॉस कर रहे हैं। बैक क्रॉस मतलब कि हमारे पास में, मैंने आपको बताया था कि पी जनरेशन होती है। पी को जब हम फर्स्ट यानी F1 से क्रॉस कराते हैं, तो या प्रथम पीढ़ी से जब हम जनक को, अगर आपसे डेफिनेशन की जाती है, तो यहाँ पर जो डेफिनेशन बैक क्रॉस की है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैक मतलब पीछे। तो यहाँ पर हम प्रथम पीढ़ी को
जनक से। अब जनक हमारा कोई भी हो सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा क्या होता है, इसको टेस्ट क्रॉस से अलग करने के लिए हम इसको किससे करा देते हैं, डोमिनेंट वाले से। हम रिसेसिव से भी हम करा रहे हैं, तो ये भी एक बैक क्रॉस है, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं, हम पेरेंट से F1 को क्रॉस करा रहे हैं। तो जब हमने पेरेंट को और कौन सा डोमिनेंट पेरेंट को जब F1 प्रथम पीढ़ी से क्रॉस कराया, तो हमें यहाँ पर फिनोटाइप तो कैसा मिला, 100%, यानी सारे कैसे थे, हाइब्रिड थे। लेकिन हम जीनोटाइप देखते हैं तो 1:1, यानी कि 50% हमें कैपिटल टी मिले और 50% हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी हाइब्रिड मिले। तो ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। फिर उसके बाद में दूसरा है टेस्ट क्रॉस। तो जो टेस्ट क्रॉस है वो भी एक तरह का बैक क्रॉस है, लेकिन यहाँ पर हम केवल किससे क्रॉस करा रहे हैं, यहाँ पे हम केवल करा रहे हैं रिसेसिव पेरेंट से, यानी कि जो अप्रभावी जनक है उस जनक के जब हम प्रथम पीढ़ी से क्रॉस कराते हैं, तो उस समय जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसमें हमें चाहे फिनोटाइप हो चाहे जीनोटाइप हो, वो दोनों ही कैसा मिलता है, 1:1 है वो मिलता है। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप एक जैसा आता है, तो वो जो है वो किस में किया जाता है, वो किया जाता है टेस्ट क्रॉस। अब देखो इसका नाम में है टेस्ट मतलब टेस्टिंग करना, किसी चीज़ को परीक्षण करना। तो अब यहाँ पे आप किसका परीक्षण किया जाता है, यहाँ परीक्षण किया जाता है हमारे जो अप्रभावी जनक है उसकी जीनी संरचना का, उसके जीनोटाइप का, कि वो 100% प्योर है या नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये इसमें ये हाइब्रिड होता तो हमें यहाँ पे चीज़ नहीं मिलती। तो ये जो है, ये जो क्रॉस करवाया जाता है, ये क्रॉस अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले तो टेस्ट क्रॉस क्या है, कि टेस्ट क्रॉस जब हम F1 जनरेशन को अप्रभावी जनक से क्रॉस करवाते हैं, उससे संकरण कराते हैं, तो ऐसे संकरण को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। लेकिन ये क्यों करवाया जाता है, ये इसलिए करवाया जाता है ताकि हम अप्रभावी जनक की संरचना को ज्ञात कर सके, उसकी जीनी संरचना में पता चल सके कि वो 100% प्योर है या इम्प्योर है। तो इस तरीके से यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पर निकल के बाहर आती है। अब अपने पास में जैसे आपने टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का लिया, अब यहाँ पे देखो कुछ आपके बुक वगैरह में टर्मिनोलॉजी दी हुई है, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए करा दी थी ताकि अपन जब ये पढ़ें तो अपने को दिक्कत नहीं आए। आपके बुक में बाद में दे रखी है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा सकती हूँ। जीन क्या है, एलील क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर, जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, पेरेंटल जनरेशन। इसमें एक चीज़ रह गई थी, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है कि जब हम रेसिप्रोकल मतलब होता है थोड़ा उल्टा पुल्टा करना, ठीक है ना। अब उल्टा पुल्टा किसका कर रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई भी नॉर्मल हम क्रॉस करवा रहे हैं, तो उस क्रॉस में हम डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर ले रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए, अब तो आपके दिमाग में कैपिटल टी मतलब डोमिनेंट है, स्मॉल टी मतलब रिसेसिव है। लेकिन जब हम इसको बदल दें, जैसे मान लीजिए ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, अब इसमें हम मेल कौन सा ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि इस वाले को हम एज ए मेल ले रहे हैं और इस वाले को फीमेल ले रहे हैं, तो एक क्रॉस तो हम ऐसे करवा रहे हैं। और जो दूसरा क्रॉस है उस क्रॉस में भी हम यही ले रहे हैं, लेकिन हम इसकी जो सेक्सुअल वो है उसको बदल रहे हैं। अब हम कैपिटल टी को तो हम फीमेल ले रहे हैं और इसको हम मेल ले रहे हैं। तो ये जो क्रॉस है जिसमें कि हम जनक को बदल देते हैं, यानी उसकी जेनेटिक चीज़ को नहीं, उसकी सेक्सुअल जो अपीयरेंस है उसको बदल देते हैं। एक बार हम उसको मेल रखते हैं और दूसरे क्रॉस में हम उसको फीमेल रखते हैं। तो ऐसा जो क्रॉस है उस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, उस क्रॉस को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है ना। तो ये जो है ये एक आपका इसमें रह गया था। बाकी जो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपकी मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, अभी एक पॉली हाइब्रिड और है वो मैं आगे कराऊंगी। मैंने इसमें इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये मेंडल से रिलेटेड नहीं था। तो यहाँ तक जो है यहाँ पे आपकी अब आप
जब चैप्टर में पढ़ते हो तो ये सारी चीज़ें मेंडल्स लॉ में तीनों मेंडल लॉ पढ़ोगे, तीनों मेंडल लॉ से अपने को क्या क्या सिग्निफिकेंस मिली है, कौन सा अभी भी हम यूज़ करते हैं, ये चीज़ देखना है। फिर आप एग्जाम्पल देते हो तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आप जो है कौन सा वाला लोगे, मोनो हाइब्रिड वाला। जो डोमिनेंस वाला है उसमें F1 तक लोगे, जबकि सेग्रीगेशन है उसमें आप F2 तक लोगे। फिर उसके बाद में जो तीसरा वाला है असॉर्टमेंट वाला, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें आप डाई हाइब्रिड का पूरा जो कल मैंने आपको कराया था एज इट इज़ आपको उसको कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद में उसकी मेंडल्स की सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीज़ें। और फिर अभी जैसे मैंने आपको बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस कराया था, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कल अपन इसके अपवाद पढ़ेंगे, डेविएंस पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो मेंडल लॉ है उनके कुछ अपवाद भी हैं फर्स्ट और थर्ड के, ताकि आज भी हम उसको यूज़ नहीं करते। तो ये आज आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू।